हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी हीर भाग 66। शक्ति ने जैसे ही कहा कि वह यहाँ सिर्फ शिवम से बदला लेने आया है, तो ये सुनकर काशी का दिल टूट गया। उसकी आंखों में शक्ति के लिए गुस्सा उतर आया और वह वहां से चली गई। शक्ति खाली आंखों से उदास चेहरा लिए काशी को देखता रहा। विष्णु शक्ति से मिलने कुछ देर पहले ही वहां आया था। उसने सब सुन लिया। काशी के जाते ही वह शक्ति के पास आया और कहा, तू इतना कठोर कैसे हो सकता है? वो लड़की तुझे इतना चाहती है, तुझसे इतना प्रेम करती है, उसके बाद भी तूने उसे जाने को कह दिया। क्या तेरा दिल पत्थर का है? विष्णु, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शक्ति ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए कहा। शक्ति, हम जानते हैं आखिर तुमने उस लड़की का दिल क्यों तोड़ा। वो कितनी उम्मीद से यहाँ आई होगी, और तूने क्या किया? विष्णु ने नफरत और गुस्से के मिले जुले भावों के साथ कहा। तो और क्या करते हम? शक्ति ने चिल्लाकर कहा। एक पल को विष्णु सहम गया। शक्ति की आंखों में गुस्से के साथ दर्द भी साफ साफ नजर आ रहा था। मरने देते उसे अपने साथ। इस शहर में आने के बाद न जाने कितने दुश्मन हैं हमारे, हम खुद नहीं जानते। अपने लिए हम उसकी जान को जोखिम में नहीं डाल सकते। हम बुरे इंसान हैं, ये जानते हुए भी हमसे प्यार करती है वो, और ये जानने के बाद हम उसे कुछ होने नहीं देंगे। कहते कहते शक्ति का गुस्सा एकदम शांत हो गया और उसने अपनी पीठ दीवार से लगा ली। विष्णु ने देखा शक्ति इस वक्त बहुत तकलीफ में है, तो उसने उसके पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, खुद को इतनी तकलीफ काहे दे रहे हो शक्ति भैया? शक्ति ने सामने देखते हुए कहा, क्योंकि प्यार करते हैं हम उनसे, बहुत ज्यादा। शक्ति की बात सुनकर विष्णु एक बार फिर हैरान था। कुछ देर पहले ही उसने काशी के सामने कहा कि वह उससे प्यार नहीं कर सकता, और अब वह कुछ और ही कह रहा था। विष्णु ने शक्ति के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, हम कुछ समझे नहीं। शक्ति ने ठंडी आह भरी और कहने लगा, काशी को हम तब से जानते हैं जब वो बहुत छोटी थी। बचपन में जब हम अपने पापा के साथ बनारस आए थे, तब उससे मिले थे। सोचा नहीं था कि काशी की बातें हमें याद रह जाएगी। हम हमेशा उसके बारे में सोचते रहते थे, और ऐसा क्यों था ये हम उस वक्त नहीं समझ पाए। इसी बीच हमने अपने माँ पापा को खो दिया। हम अनाथ हो चुके थे। फिर भी हम खुद को अनाथ नहीं समझते थे, क्योंकि हमें लगता था बनारस में कहीं ना कहीं काशी हमारा इंतजार कर रही होगी। वो एक ऐसी इकलौती इंसान थी जिसे हम अपना समझते थे। स्कूल के आखिरी इम्तिहान के बाद हम काशी से मिलने बनारस भी आए थे। उस दिन हमें दो बातें पता चली। पहली ये कि काशी अपनी पढ़ाई करने इंदौर चली गई है, और दूसरी क्या भैया? विष्णु ने धड़कते दिल के साथ कहा। दूसरी ये कि हमारे माँ पापा की मौत एक हादसा नहीं बल्कि हत्या थी, और उसे हादसे का नाम दिया गया था। ये किसने किया यही पता लगाने के लिए हम बनारस में ही रुक गए। जैसे जैसे दिन गुजरते गए हमारा मन गुस्से और नफरत से भरता गया। हमने उस हर आदमी को अपना दुश्मन बना लिया जो बनारस में गलत काम कर रहा था। और फिर एक दिन हम प्रताप से मिले। उसने कहा कि वो जानता है हमारे माँ बाप की हत्या किसने की, लेकिन उसने हमें नहीं बताया। वो चाहता था हम उसके लिए काम करें, उसके बाद वो हमें उन लोगों का नाम बता देगा। हम प्रताप के लिए काम करने लगे। खून खराबा, गुंडागर्दी, मारपीट, इन्हीं सब में हमारा वक्त कटने लगा। हम पूरी तरह बदल चुके थे। बस एक चीज नहीं बदली, और वो थी काशी के लिए हमारा प्यार। तुम पूछते थे ना कि हम हर रात घाट की सीढ़ियों पर क्यों जाते हैं? शक्ति ने विष्णु की तरफ देखकर पूछा। हाँ, विष्णु ने धीरे से कहा। काशी से हम पहली बार वहीं मिले थे, घाट की उन्हीं सीढ़ियों पर। ये जानते हुए भी कि काशी इंदौर में है, हम हर रोज इस उम्मीद में वहां जाते हैं कि वो दिन आएगा और बचपन की तरह ही वो अपने हाथों से हमारे आंसू पोंछ देगी। वहां बैठकर हम सिर्फ काशी के बारे में सोचते थे, महादेव से उसकी रक्षा की दुआ करते थे। काशी से हमारी दोबारा मुलाकात उसी 80 घाट पर हुई। तुम यकीन नहीं करोगे विष्णु, इतने सालों के बाद जो हमने देखा, उसे देखते ही पहचान गए थे।
उसे देखकर हमारा दिल पहली बार धड़का और हमें महसूस हुआ कि हम जिंदा हैं। उस वक्त वो बड़े प्यार से हमें देख रही थी, लेकिन हमें उसे नजरअंदाज करना पड़ा क्योंकि उस वक्त काशी से बचपन में मिलने वाला शक्ति अब बदल चुका था। हम एक बुरे इंसान बन चुके थे और हम नहीं चाहते थे कि काशी हम जैसे इंसान से प्यार करे, लेकिन वो इतनी मासूम है ना कि हमारे चाहते हुए भी उसने हमसे प्यार कर लिया और अब हम चाहकर भी उसे अपना नहीं सकते। दुनिया का कोई भी बाप ये नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी एक गुंडे से प्यार करे और उससे शादी करे। 2 दिन पहले ही हमें पता चला कि हमारे माँ पापा की हत्या करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि शिवम है, और इस सच्चाई के साथ हम काशी को कभी नहीं अपना पाएंगे। कहकर शक्ति चुप हो गया। विष्णु ने सुना तो उसे अब जाकर सारी बात समझ आई और उसने कहा, भैया पिछले 16 सालों से हम बनारस में ही हैं। शिवम गुप्ता ऐसा काम नहीं कर सकता। आपको जरूर कोनो गलतफहमी हुई है। नहीं विष्णु, हमें कोई गलतफहमी नहीं हुई है। उस दिन जब हम शिवम के घर से वो फाइल चुराने गए थे, तब हमने अपने घर के कागजात देखे थे जो कि शिवम गुप्ता के नाम पर थे। सिर्फ हमारे पापा की जमीन के लिए उन्हें मार डाला। कहते हुए शक्ति के चेहरे पर गुस्से के भाव उभर आए। विष्णु को यह बात बिल्कुल हजम नहीं हुई कि महज एक जमीन के लिए शिवम गुप्ता किसी की जान लेगा। विष्णु को सोच में डूबा देखकर काशी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, यह लड़ाई हमारी है विष्णु, इसलिए हमने आज तक तुमसे ये सच छुपा कर रखा। बनारस में हम सिर्फ शिवम के लिए आए हैं, उसके बाद हम खुद को कानून के हवाले कर देंगे। इन सब में हमसे बस एक गुनाह हुआ है और वो ये कि हमने काशी का दिल तोड़ दिया, लेकिन ये जरूरी था। हम उसकी नफरत सह लेंगे लेकिन उस पर कोई आंच नहीं आने देंगे। शक्ति भैया, आपके साथ बहुत ही बुरा हुआ, लेकिन इन सब में बेचारी उस लड़की का क्या दोष। विष्णु को काशी के लिए बुरा लग रहा था। वो समझ जाएगी विष्णु, और आज के बाद हमें भूल भी जाएगी। चलो चलते हैं, शक्ति ने कहा और विष्णु को वहां से लेकर चला गया। शिवम ने शक्ति के माँ बाप की हत्या की, इस बात के पीछे का सच क्या था ये तो सिर्फ शिवम ही जानता था, या फिर प्रताप जिसने शिवम का नाम लिया। शक्ति इस वक्त बहुत परेशान था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसी बीच काशी उसे बात करने आई तो उसने उसका भी दिल तोड़ दिया। शक्ति अब बस शिवम से मिलना चाहता था। विष्णु के पीछे बैठे बैठे शक्ति ने फोन निकाला और किशोर को फोन लगाकर कहा, शिवम गुप्ता के साथ मीटिंग फिक्स करवाओ। दूसरी तरफ से कोई जवाब आया और शक्ति ने फोन काट दिया। शक्ति से मिलने के बाद काशी का दिल टूट गया। उसकी आंखों में नमी थी, लेकिन साथ में गुस्सा भी कि आखिर शक्ति उसके पापा को मारने के बारे में सोच भी कैसे सकता है। काशी अनु के घर न जाकर सीधा अपने घर चली आई। सारिका ने उसे अकेले देखा तो उसके पास आते हुए कहा, अरे काशी, तुम अकेले आ गई? तुम्हारी दोस्त कहाँ है? वो सब अनु मौसी के साथ शॉपिंग पर गई है। काशी ने मुश्किल से अपने आंसुओं को रोकते हुए कहा, क्या हुआ बेटा, तुम ठीक हो ना? तुम्हारा किसी से झगड़ा हुआ है क्या? सारिका ने काशी का उतरा हुआ चेहरा देखा तो पूछ लिया। काशी खुद को रोक नहीं पाई, उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसने कहा, हमारा सर बहुत दुख रहा है माँ। अरे अरे बेटा, इतनी सी बात में तुम रोने लगी? आओ हमारे साथ आओ, हम तुम्हें दवा देते हैं। कहते हुए सारिका काशी को उसके कमरे में ले आई और उसे बैठाते हुए कहा, तुम यहीं रुको, हम तुम्हारे लिए दवा लेकर आते हैं। सारिका के जाते ही काशी के सब्र का बांध टूट गया और वह तकिए में मुंह छुपाकर फूट फूट कर रो पड़ी। उसे बहुत बुरा लग रहा था कि उसने शक्ति से प्यार किया, उसे अच्छा इंसान समझा। सारिका दवा पानी लेकर कमरे में आई। वह काशी के बगल में आकर बैठी और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, काशी, ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? चलो हम डॉक्टर के पास चलते हैं। काशी ने अपने आंसू पोंछे और उठते हुए कहा, नहीं माँ, हम ठीक है, हम ये ले लेंगे तो ठीक हो जाएंगे। ये लो। सारिका ने काशी को दवा दी और प्यार से उसके सर पर हाथ घुमाने लगी। माँ, हम थोड़ी देर सो जाएं? काशी ने उदास स्वर में पूछा। हाँ, तुम आराम करो, हम तुम्हारे खाने को कुछ बना देते हैं, सारिका ने कहा और कमरे से चली गई।
जाते जाते उसने कमरे का दरवाजा भी बंद कर दिया। काशी दबी आवाज में एक बार फिर फूट फूट कर रोने लगी। अनु, प्रिया और ऋतु के साथ मार्केट जाने को तैयार थी, लेकिन गौरी वहां नहीं थी। अनु ने गौरी के बारे में पूछा तो ऋतु ने गौरी को फोन लगाया। गौरी वंश के साथ बाहर आई थी, इसलिए उसने झूठ कह दिया कि वह काशी के साथ है और उन सबसे मार्केट में ही मिलेगी। अनु ऋतु और प्रिया के साथ मार्केट जाने के लिए निकल गई। वंश गौरी को लेकर घाट पर चला आया। गौरी ने देखा ये घाट दूसरे घाट से थोड़ा अलग था, यहाँ ज्यादा भीड़ थी। वंश जीप से उतरा तो गौरी भी उसके साथ नीचे उतर आई और कहा, आर यू श्योर वो यहीं मिलेगा? मुन्ना जब भी किसी से नाराज होता है यहीं आता है, थोड़ा अजीब है ना वो। वंश ने गौरी की तरफ देखकर कहा, चलो चलते हैं। उप्स, सॉरी, तुम घाट नहीं जाते है ना? गौरी ने कहा, स्मार्ट गर्ल, मुन्ना को मैं अपने लिए बाद में मना लूंगा, पहले तुम जाकर उसे मना लो। वंश ने जीप के बोनट पर बैठते हुए कहा। गौरी सीढ़ियां उतरकर नीचे चली आई। उसने इधर उधर देखा। कुछ ही दूर सबसे आखिरी सीढ़ी पर खड़ा मुन्ना उसे दिखाई दिया। गौरी उसके पास चली आई और उसके बगल में खड़े होकर कहा, कल रात के लिए सॉरी, मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन तुम्हारा गुस्सा देखकर लग रहा है शायद मैंने कुछ किया है, सो आई एम सॉरी। गौरी को वहां देखकर मुन्ना ने कहा, आपको यहाँ के बारे में किसने बताया? वो वंश। कहते कहते गौरी रुक गई और फिर कहा, क्यों, मैं खुद पता नहीं लगा सकती हूँ क्या? इतनी स्मार्ट तो मैं हूं। जब आप इतनी ही स्मार्ट है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि अनजान शहर में देर रात घर से बाहर शराब पीना गलत है। मुन्ना ने सामने पानी को देखते हुए कहा, वो शराब नहीं थी। गौरी ने एकदम से कहा तो मुन्ना ने उसे लुक दिया और गौरी ने अपनी बात संभालते हुए कहा, आई मीन वो सिर्फ बियर थी। इंदौर में ये सब कॉमन है, इसलिए मैंने। ये बनारस है, यहाँ की लड़कियां नशा नहीं करती। आप गौरी की दोस्त है, इसलिए हम आपसे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि हमने आपको पहचानने में गलती कर दी। कहकर मुन्ना जाने लगा तो गौरी ने उसे आवाज दी, ए मान, सुनो ना, मैंने सॉरी कहा ना। मुन्ना को शायद कुछ ज्यादा ही बुरा लग गया। हालांकि बात ज्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन मुन्ना को न जाने क्यों अच्छा नहीं लग रहा था। वह गौरी को उसी किरदार में पसंद करता था जो उसने पहली बार देखा था। मुन्ना ने गौरी की बात नहीं सुनी तो गौरी ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, मेरी बात सुनो, इस एक गलती की वजह से तुम मुझे जज नहीं कर सकते। हर इंसान में अच्छाई भी होती है और बुराई भी। ठीक है, मैंने थोड़ी सी पी ली, लेकिन मैं खुश थी, इसलिए तुम में भी तो कोई ना कोई बुराई होगी ना। अगर कोई तुम्हारी 100 अच्छाइयों को साइड कर उसे एक बुराई के लिए तुम्हें जज कर ले तो तुम्हें कैसा लगेगा? ऑफ कोर्स बुरा लगेगा। मुन्ना ने गौरी की बातों में उलझते हुए कहा, वही तो, मुझे भी बुरा लग रहा है और शायद इसके लिए तुम्हें मुझसे सॉरी भी कहना चाहिए। गौरी ने पूरा गेम ही पलट दिया। मुन्ना उलझन में पड़ गया और फिर एकदम से कहा, आई एम सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था, बस कल रात आपको इस हालत में देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा। हाँ, मुझे ऐसे बाहर नहीं जाना चाहिए था। आई एम सॉरी, गौरी ने कहा। कोई बात नहीं, यहां से चलते हैं, वंश बाहर इंतजार कर रहा होगा, मुन्ना ने कहा। और जैसे ही जाने को हुआ, पास से गुजरते लड़के ने उसे हल्का सा धक्का दे दिया और मुन्ना सीधा गौरी की बाहों में। उसका दिल फिर धड़क उठा। वह गौरी की आंखों में देखने लगा। गौरी भी एक टक मुन्ना को देखे जा रही थी और फिर एकदम से उसका हाथ मुन्ना के सीने पर चला गया। गौरी को महसूस हुआ कि मुन्ना की धड़कनें इस वक्त बहुत तेज थी। जीप के बोनेट पर बैठा वंश मुन्ना और गौरी के आने का इंतजार कर ही रहा था कि उसने सामने से शिवम को आते देख लिया। शिवम के साथ 2-4 आदमी और थे। उन्हें दिखते ही वंश की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वह जल्दी से बोनेट से नीचे उतरा और जीप स्टार्ट कर यू टर्न लेकर वहां से भाग गया। मुन्ना को होश आया तो वह गौरी से दूर हटा और कहा, सॉरी। बस करो, और कितना सॉरी बोलोगे, मैंने माफ कर दिया, अब चले, गौरी ने मुस्कुराकर कहा तो मुन्ना उसके साथ सीढ़ियां चढ़कर जाने लगा। लेकिन वंश के साथ साथ आज शायद मुन्ना की किस्मत भी खराब थी।
सामने से शिवम चला आ रहा था। शिवम ने ना वंश को देखा था ना ही मुन्ना को, लेकिन मुन्ना ने शिवम को देख लिया। उसने गौरी के कंधे पर अपना हाथ रखा और दीवार की तरफ घूमते हुए कहा, पीछे मत पलटना, पीछे बड़े पापा हैं। गौरी ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी नजर अपने कंधे पर चली गई जहां मुन्ना का हाथ था और कांप रहा था, क्योंकि पहली बार मुन्ना ने किसी लड़की को छुआ था। गौरी मुस्कुरा उठी। तो दोस्तों, ये था मैं तेरी हीर भाग 66। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे। तब तक के लिए क्या शक्ति शिवम से अपने माँ बाप की मौत का बदला लेगा? काशी कैसे संभाल पाएगी अपने टूटे दिल को? क्या गौरी पर होने लगा है मुन्ना की बातों का असर? जानने के लिए सुनते रहिए मैं तेरी हीर। गला खराब होने की वजह से मेरी आवाज़ में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो अगर आपको कुछ ऊंच नीच लगे या फिर अच्छी ना लगे तो प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। बाकी इसी कोशिश में हूँ कि मैं इसे जल्द से जल्द ठीक कर सकूँ। थैंक यू, बाय बाय, अपना ख्याल रखें।